हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और देखिए, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, क्लास 10th का इको का चैप्टर 3 है ये। इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें इस काफ़ी सारा कंटेंट जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और स्पेशली जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। चेक और डिमांड डिपॉजिट्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। आपके जो भी नोट्स होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, वर्कशीट होता है, वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है, आपका मैप वर्क हुआ, आपका सिलेबस हुए, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बैंक करता है, क्या रोल होता है बैंक्स का, किस तरह से बैंक जो है वो एक मीडिएटर की तरह एक रोल प्ले करता है, किसके बीच में एक मीडिएटर का रोल ये प्ले करता है वो हम समझेंगे। और किस तरह से इसकी जो लोन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बैंक जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है और अपनी इनकम जो आती है वो उसको भी अर्न करता है। ऐसा नहीं है, देखिए, विदाउट एनी प्रॉफिट तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा लाइफ में। कोई क्यों फालतू बिजनेस करेगा। तो यहाँ पे किस तरह से जो बैंक है उसकी इनकम, खुद की इनकम कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, वो हम समझेंगे इस पैरा में। तो देखिए, सबसे जो मेन एक्टिविटी होती है बैंक्स की वो होती है लोन एक्टिविटीज़। जो लोन होता है वो ये प्रोवाइड करता है, लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो देखिए, एक स्टोरी है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। इससे पहले भी हमने बैंक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो जो लोग होते हैं जिनकी भी एक्स्ट्रा सेविंग होती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, उसको वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, उससे उनको एक फ़ायदा हो जाता है। लोगों को, उन्हें लगता है कि घर में फालतू पैसे पड़े हुए हैं, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो जाके बैंक में दे दें। तो एक होता है कि जब वो पैसे निकालेंगे 1-2 साल बाद या जब भी, तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उन्हें वो पैसा अपना रिटर्न में मिल जाएगा। इसके साथ ही देखिए, चोर डाकुओं का बड़ा डर रहता है, तो उससे सेव करने के लिए भी, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से भी वो पैसा घर में नहीं रखना चाहते हैं, उसको डिपॉजिट कराते हैं बैंक में। अच्छा, इसके साथ ही देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है। बैंक्स क्या करते हैं, ओनली बैंक्स भी एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो होता है इन पैसों का, जो भी डिपॉजिट करते हैं वो कैश में, वो थोड़ा ही कैश में अपने साथ अपने बैंक में रखते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल जो होते हैं बैंक्स इन इंडिया दीज डेज, अगर आज की बात करें कि जो बैंक्स में कितना परसेंट वो जो पैसा है जो डिपॉजिट हम लोग करके आते हैं वो कितना कैश में रखते हैं बैंक में, तो वो रखते हैं सिर्फ 15%। ठीक है, 15% जो होता है जो भी हम डिपॉजिट करके आते हैं उसको कैश के रूप में रखते हैं। और दिस इज कैप्ड एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। तो इसको मार्क कर लीजिए आप, 15% रखते हैं। और ये इसलिए रखते हैं, 15% कैश में रखते हैं पैसा जो भी हम जमा करके आते हैं, ताकि जैसे हम डिपॉजिट करके आए हैं उसी तरह से हमें ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जिसे 5,000 10,000 जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है, तो हम जाते हैं बैंक में और विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो पैसा। तो अगर यही 15% जो बैंक रख रही है कैश में डिपॉजिट, उसी को वो हम सब डिपॉजिटर्स को जो हम विड्रॉ करने चाहते हैं, तो हमें वही 15% जो कैश होता है उनके पास, उसी में से रिटर्न कर देते हैं, वो दे देते हैं, विड्रॉ करते हैं जब हम लोग। सिंस ऑन, अब ये देखिए, ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। तो इसके साथ ही देखिए, एक डे में, अगर पर्टिकुलर डे में ले लीजिए, अगर काफ़ी सारे डिपॉजिटर्स आ जाते हैं जो विड्रॉ करना चाहते हैं कैश को, तो वो भी जो ये 15% कैश रखते हैं उससे मैनेज कर लेते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आगे इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। तो सिर्फ देखिए, अब ये बात समझने वाली है कि 15% तो वो रखती है कैश में जो भी हम डिपॉजिट करके आते हैं, और हम लोग जब भी लेने जाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से विड्रॉ करने जाते हैं अमाउंट, तो वो हमें दे देती है। बट समझिए, जो बाकी परसेंट है, ठीक है, 15% के अलावा जितना भी परसेंट मनी है, जितना भी अमाउंट है, वो उसका क्या करती है बैंक। तो उसका क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है डिपॉजिट्स का, जो हम लोग डिपॉजिट करके आते हैं बैंक में, फिक्स करके आते हैं एफडी वगैरह, 5 साल की, 10 साल की, 3 साल के लिए अमाउंट बैंक को दे देते हैं, ताकि हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले जब हम उसे लेने जाएँ, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है उस पैसे की। तो उसके उसके साथ बैंक क्या करती है, उस पैसे के साथ, तो बैंक क्या करती है, उससे लोन देती है। ठीक है, उधार में मनी दूसरे लोगों को देती है जिनको ज़रूरत होती है। तो बैंक यहाँ पे लोन देती है, और देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इसके साथ ही हमें ये भी समझना है कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है लोन्स की। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आई थिंक आपके प्रीवियस चैप्टर में,
सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी एक्सप्लेनेशन वाली, प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे बताई हैं, तो मत करिए एक भी वीडियोस को, और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए अभी आपके पास बहुत टाइम है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आप हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो आप मार्क करते चलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक शॉर्ट मेथड मत ढूंढिए, उसके लिए मैं आपको बाद में आपकी जब तैयारी होगी जब बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, तो मैं आपको बहुत अच्छे मेथड्स भी बताऊंगी किस तरह से आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है। ठीक है, बहुत क्विक रिवीजन अच्छे से करवाया जाएगा वहाँ पे, पर अभी अभी थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत ज़रूरी एक बात भी बताना चाहती हूँ। देखिए जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपके पास आपकी बुक है तो आप क्या करिए, अपनी बुक से रीड करिए। ठीक है, रीड करिए या उसको देखते रहिए, जहाँ मैं मार्क बोलती हूँ तो मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और साथ ही जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ वो मार्क कर लीजिएगा। आप लिख लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। और साथ ही अपनी सेटिंग को, जो आपकी सेटिंग होती है जब आप वीडियो चलाते हैं, तो उसको 144 पे पी पे कर लीजिए। ठीक है, 144 पी। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है, ठीक है, वो बहुत आप कम कंज्यूम करोगे। ठीक है, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आपका सेव हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हमने जाना है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है लोन्स की, और जो लोग हैं वो लोन्स कहाँ से लेना पसंद करते हैं, बैंक से लेना पसंद करते हैं। इसके भी क्या रीज़न है वो हम जानेंगे। तो वी शैल रीड मोर, इसके बारे में हम आगे देखिए लिखा ही हुआ कि आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो बैंक जो है क्या करती है, यूज़ करती है डिपॉजिट्स का, जो लोन रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन्हें ये लोन चाहिए होता है, तो 15% तो वो कैश में रखती है, बाकी का जो परसेंट होता है वो लोन पे लोगों को उधार दे देती है। और इस तरीके से क्या होती है, देखिए अब जो बैंक ये लोन दे रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देती है। ये जो लोन वो देती है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है, और यहाँ से जो वो पैसा कमाती है बैंक, वही वो अपने एम्प्लॉइज़ को देती है, वही उसका प्रॉफिट होता है। और साथ में वो इसका कुछ कम परसेंट जो हम लोग डिपॉजिट करके आते हैं, जो एफडी करके आते हैं, उसमें थोड़ा सा 2-3% करके हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं, तो इससे हम भी खुश हो जाते हैं, और साथ ही जो लोन्स होते हैं, जो नीडी वंस होते हैं, जिनको लोन्स चाहिए होता है, वो भी खुश हो जाते हैं। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि बैंक एक जगह है, एक क्या रोल प्ले करती है बैंक, बैंक मीडिएट करता है दो लोगों के बीच में। किसके बीच में, जो जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है, यानी डिपॉजिटर्स, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो जाके बैंक में जमा कर देते हैं, और दूसरे उन लोगों के लिए ये यूज़फुल होती है जिनके पास पैसा नहीं होता है, और वो जाके बैंक से पैसा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो बैंक्स चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी कोई लोन लेता है तो उस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगाते हैं उस पे। और साथ ही देखिए जो भी डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज दियर मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो यही इनका बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो बैंक खुद कुछ नहीं कर रही है, एक तरह से आप कह सकते हो कि सिर्फ जो हम लोग पैसा दे आते हैं और जो वो खुद जो देती है नीडी वंस को लोन एज अ लोन देती है, तो सिर्फ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अपनी इनकम को अर्न कर रही है। ठीक है, तो ये बैंक का एक रोल होता है, एज अ मीडिएटर वो रोल प्ले करती है बिटवीन ऑफ द पर्सन, दोज हु हैव सरप्लस मनी, तो वो जाके डिपॉजिट कर देते हैं, और दोज हु वांट मनी तो एज अ लोन वो वहाँ से ले लेते हैं। इसके साथ ही देखिए शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो इस पिक्चर पे आ जाइए, तो पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बैंक है बीच में, बैंक एक बिल्डिंग समझ लीजिए, वहाँ पे डिपॉजिटर्स जाते हैं, जिनको भाई एक्स्ट्रा पैसा है वो जाके जमा कर देते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो विड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, और जब वो विड्रॉ करते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा पैसा मिलता है, बट कंपैरिजन करें थोड़ा सा, जो जो लोग लोन लेते हैं उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है उससे यहाँ पे कम उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ ही देखिए दूसरे साइड में बोरोवर्स होते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो बैंक में जाते हैं, और जो हमने डिपॉजिट करा है अमाउंट, जो एफडी वगैरह करी है, वही बैंक उन लोगों को दे देते हैं, और इस तरह से इन लोगों को लोन भी मिल जाता है। और जब ये रिपे करने आते हैं बैंक में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आते हैं। सपोज करिएगा ये 10% दे रहे हैं, तो हमें जो बैंक होती है वो सिर्फ 5% देती है जब हम विड्रॉ करते हैं, और उससे भी कम देती है, और जो बाकी का जितना बचता है वो बैंक की खुद की अर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट लोगों को जो मिलता है, तो उनकी जॉब में जो सेविंग्स हो रही है, जो भी इनकम आ रही है बैंक एम्प्लॉयज़ की, वो यहीं से आती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा बैंक का जो रोल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है हमारे पास, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। 2 तरह की डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं। लोन लेने की जो सिचुएशंस हैं वो हम पढ़ने वाले। देखिए क्रेडिट को लोन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ब्रैकेट में दिया गया है सेकंड लाइन में। तो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और
क्रेडिट की नीड पड़ती है हमें, क्रेडिट हम लोग लेते भी हैं। क्रेडिट जो है लोन है रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज दी बोरोवर विद मनी। तो देखिए लोन वर्ड में बार बार बोल रही हूँ, क्रेडिट वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है तो डेफिनेशन यहाँ पे दी है, इसको मार्क कर लीजिए सेकंड लाइन में। क्रेडिट और जो लोन होता है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें आप इन विच द लैंडर जो पैसा दे रहा है वो लोन पैसा सप्लाई करता है बोरोवर को, जैसे कि मनी है, गुड्स और सर्विसेज में, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और इस प्रॉमिस के साथ कि वो फ्यूचर में वो इंसान जो लोन ले रहा है वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट को वापस करेगा। अब देखिए दो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं जिस तरह से क्रेडिट फॉलो होता है। तो एक फेस्टिवल सीजन है और इसमें मैन्युफैक्चरर सलीम, ठीक है, तो यहाँ पे शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, और 2 मंथ्स एक फेस्टिवल सीजन 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर, ठीक है, तो उसको एक ऑर्डर मिलता है एक लार्ज ट्रेडर से टाउन के कि 3000 पेयर ऑफ शूज़ उसको बनाने हैं और डिलीवर करने 1 मंथ के टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, टाइम पे कंप्लीट करने के लिए सलीम ने को, अब वो अकेला तो इतना काम नहीं कर सकता, तो उसने कुछ वर्कर्स को हायर किया है, ठीक है, स्टिचिंग और पेस्टिंग काम के लिए। इसके साथ ही उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सलीम ने क्या किया, 2 रास्ते उसके बाद 2 सोर्सेज हैं लोन लेने के। तो उसने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, ठीक है, तो उसने पहला काम क्या किया, क्योंकि जूते बनाने के लिए लेदर चाहिए, तो उसने लेदर सप्लायर को बोला कि आप मुझे अभी लेदर सप्लाई कर दो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बाद में पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, जो बात हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि बाद में भी लोग प्रॉमिस करते हैं कि बाद में हम पेमेंट कर देंगे। देखिए थोड़ा विश्वास की तरह काम होता है, अगर आपको ट्रस्ट है तो वो लोग कर देते हैं। सेकंड देखिए सेकंड मेथड क्या है, उसके बाद इसने क्या किया, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लास्ट ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। इसके साथ ही उसने क्या किया, उसने लोन लिया, कैश में लिया, किससे लिया, लास्ट ट्रेडर से लिया और एडवांस पेमेंट की तरह लिया, ठीक है, एडवांस पेमेंट आप मुझे दे दो, 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ का एडवांस पेमेंट दे दो, जिसने ऑर्डर दिया था इसको शूज़ बनाने के, और इसको इस प्रॉमिस के साथ कि वो एंड ऑफ द मंथ ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर आपने 3000 पेयर ऑफ शूज़ का मुझे दिया है वो मैं आपका पूरा कर दूंगा ऑर्डर। अच्छा, अब जब एंड आता है मंथ का तो सलीम पूरा काबिल है, इतनी एबिलिटी है उसमें, उसने एबल है वो कि उसने पूरा ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया और साथ ही बहुत गुड प्रॉफिट भी कमाया, और साथ ही जो अपना जो पैसा उसने लिया था लेदर सप्लायर से जो उसने प्रॉमिस किया था वो भी उसने रिपे कर दिया, और डैट ही हैड ब्रॉडर, तो जहाँ से उसने पैसा लिया था वहाँ पे पैसा दे भी दिया और किसी तरह का इस पर कोई कर्जा नहीं हुआ, ठीक है, किसी तरह का ऐसा नहीं कि वो डेप्ट में आ गया हो, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। तो इस तरह से उसकी जो कंडीशन आप देख सकते हो एक अच्छी कंडीशन रही, उसको प्रॉफिट हुआ जब उसने इस तरह से उधार पैसा लिया, क्रेडिट लिया, लोन लिया, तो उसको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो देखिए 4 लाइन्स में समझ लीजिए कि इस केस में हमें समझ में आया कि सलीम ने जो ऑब्टेन किया क्रेडिट को, उससे उसकी जो ज़रूरत थी, जो वर्किंग था, उसका कैपिटल नीड्स की प्रोडक्शन के लिए चाहिए था, उसको लेदर चाहिए था, और जो भी उसने वर्कर्स हायर करते थे उनकी सैलरी देने के लिए, अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसने क्रेडिट लिया और वो काम भी किया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। तो इस क्रेडिट के हेल्प से काम भी पूरा हुआ, प्रोडक्शन अच्छे से हुआ और टाइम पे काम भी कंप्लीट हो गया, और इसकी वजह से उसकी अर्निंग भी बढ़ी, ठीक है। तो इस में हमने समझा कि क्रेडिट जो है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, उसके लिए उसने बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया इस सिचुएशन में, ठीक है, जब उसने लोन लिया। अब आइए सेकंड कंडीशन लीजिए, सपना की प्रॉब्लम का बात करते हैं। तो सपना के बारे में जानते हैं। तो सपना एक स्मॉल फार्मर है जो ग्रो करती है ग्राउंडनट यानी मूंगफली उसके 3 एकड़ खेत में, ठीक है, जगह में। अब शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर, उसने जाके लोन लिया मनी लैंडर से, क्योंकि उसको कल्टीवेशन की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए, और इस होप के साथ, इस आशा के साथ कि भविष्य में उसको इस हार्वेस्ट से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और वो लोन चुका देगी, जो उधार उसने लिया है मनी लैंडर से, जो कर्जा लिया उसको चुका देगी। मिड वेव की बात करें तो थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स, इसके साथ ही क्या हुआ, बीच में जो क्रॉप है उसमें कीड़े लग गए और ये जो क्रॉप थी पूरी बर्बाद हो गई, और इसके वजह से जो सपना ने सोचा था कि ये क्रॉप अच्छी हो जाएगी, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। सपना ने इवन जो स्प्रे किया क्रॉप्स पे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स लिए, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और क्रॉप बर्बाद हो गई। इसके साथ ही देखिए अब जो है कंडीशन क्या हुई, सपना की जो मनी लेंडर से उसने पैसा लिया था वो अब वो उसको वापस करने में एबल नहीं है, और साथ ही उसका जो डेप्ट है, डेप्ट में वो पड़ गई है, जो कि काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। तो अब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में जाके। नेक्स्ट ईयर जो सपना देखें टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, और नेक्स्ट ईयर फिर से नई फसल उगाने के लिए सपना को फिर से लोन लेना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई सेविंग नहीं थी, क्योंकि जो पुरानी जो फसल मूंगफली की उगाई थी उसमें उसे किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ, वो अपना कर्जा भी नहीं दे पाई, और इसके साथ ही जब कोई सेविंग ही नहीं हुई, पैसा ही नहीं आया, तो अब उसको फिर से नई फसल
फसल उगाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ा मनी लेंडर से। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, शी इज कॉट इन डेप्ट, शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। तो इस तरह से जब अर्निंग अच्छी नहीं हो पाई और पुराना ओल्ड लोन चुकाने के लिए अगर आप नया लोन लेने जा रहे हो तो मनी लेंडर बोलता है कि पहले अपना जो पुराना आपने कर्जा लिया उसको तो चुकाओ। तो उसके वजह से जो सपना है वो एक तरह से डेप्ट वाली कंडीशन में आ गई, ठीक है, और कर्जे वाली सिचुएशन में आ गई कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ता ही जा रहा है। और इसकी वजह से अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए उसे क्या करना पड़ा, अपना जो एक लैंड है उसका पीस ऑफ लैंड जो है उसको सेल करना पड़ा, और जिससे मनी लेंडर को उसका वो कर्जा चुका पाई। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर देखा जाए सपना की सिचुएशन में, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो क्रेडिट वाली कंडीशन थी वो उसके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। तो इन रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोन की डिमांड होती है, जो उधार पैसे की ज़रूरत होती है, क्रेडिट की ज़रूरत होती है, वो होती है क्रॉप प्रोडक्शन की। और क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि बीज आप खरीदोगे, सीड्स खरीदोगे तो वो पैसों में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आते। फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब मार्क कर लीजिए आप। तो यहाँ से समझ में आता है इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए उसमें इतना सारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और इस वजह से जो ये पुअर लोग हैं वो मनी लेंडर्स वगैरह से लोन लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही देखिए, ये इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दिस इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। और इसके साथ ही देखिए काफ़ी 4 मंथ्स, उससे ज़्यादा का ही टाइम समझिए कि जब ये चीज़ें वो लेते हैं, फार्मर्स अपनी फसल उगाते हैं, और जब फसल उगती है, अच्छी से हो जाती है, तभी वो जाके सेल करते हैं। यानी 4 मंथ के लिए वो लोन तो कम से कम लेते ही लेते हैं, और 4 मंथ में जो वो लोन लेते हैं उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको देना पड़ता है। जब वो चुकाने जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मनी भी पे करना पड़ता है। फार्मर्स यूजली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो देखिए यही लाइन समझा रही है कि जो जब वो लोन लेते हैं तो फसल को उगाने से पहले लेते हैं, और लोन कब रिपे करते हैं अपना, जब हार्वेस्टिंग का टाइम पूरा हो जाता है, मार्केट में क्रॉप सेल हो जाती है, तब उनको फायदा होता है कुछ। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो देखिए अगर वो अपना जो लोन रिपे करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि जो भी उन्होंने फसल उगाई है क्या वो अच्छी हुई है या नहीं हुई है। अगर अच्छी हुई है तो वो लोन रिपे कर देंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो रिपे कर पाएंगे। जैसे सपना के केस में हमने देखा कि जब उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी फेल हो गई, तो वो लोन रिपे नहीं कर पाई, और उसके वजह से उसको अपना जो पीस ऑफ लैंड है उसको सेल करना पड़ा ताकि वो अपना लोन रिपे कर सके। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। तो इस केस में हमने देखा कि क्रेडिट से जहाँ सपना की कंडीशन और इम्प्रूव हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और यही एक एग्जांपल है डेब्ट ट्रैप का, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। कि जब एक इंसान अपना जो लोन है रिपे करने में अनेबल हो जाता है, और जिसके वजह से जो ये जो क्रेडिट जो उसने लोन लिया होता है उसकी वजह से वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, और ज़्यादा पेनफुल उसकी कंडीशन होती है। तो इसको पूरा टोटल हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन को हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगले पैरा में दी हुई है कि इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप, ठीक है। तो एक कंडीशन में जैसे हमने सलीम की कंडीशन में देखा तो उसके वहाँ पे जो क्रेडिट वाली कंडीशन थी उसके लिए हेल्पफुल रही, बट दूसरी कंडीशन में हमने देखा किस तरह से जो पर्सन है सपना वो डेब्ट ट्रैप की कंडीशन में पुश हो गई। इसके साथ ही देखिए, टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड, और शी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट। देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। तो ये पूरा डिपेंड करता है, अगर ये हो सकता है रिस्क लेने वाली जैसी सिचुएशन हो सकती है, आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और आपके लिए कंडीशन और भी ख़राब भी हो सकती है। तो अवॉइड ही करना चाहिए आई थिंक लोन लेना। बट ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तो लेना ही पड़ता है, बट उसके लिए आप तैयार भी रहिए कि आप उसको पे कर लो। तो देखिए डेब्ट ट्रैप वही सिचुएशन होती है कि जब एक इंसान लोन तो लेता है, बट किसी वजह से जब वो उसको रिपे करने में अनेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, और बार बार वो जब वो लोन लेता है तो इस वजह से काफ़ी बार उसको अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है उस लोन को रिपे करने के लिए। इसके साथ ही देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जब आप लोन लेते हो, क्रेडिट लेते हो, पैसा उधार लेते हो, तो क्या आपको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाता है? तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्या टर्म्स होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए हर किसी को लोन जब चाहिए होता है तो वो लैंडर से चाहता है, और लैंडर उसको लोन देता है, और किस शर्त पे देता है कि वो उसको रिपे करेगा, ठीक है, और विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिपे करेगा। और जो भी प्रिंसिपल उसने अमाउंट लिया है, टोटल अमाउंट लिया है, उसके साथ वो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पैसा बनता है वो उसको पे करेगा। तो ये मंथ के हिसाब से होता है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
जिसमें आप पैसा उधार ले रहे हो। इसके साथ ही देखिए बैंक जो है वो किसको पैसा देती है, जो लैंडर्स होते हैं कैसे जब पैसा देते हैं, जो ये क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, तो उसके लिए वो कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। जो भी लोन वो दे रहे हैं उसके लिए कोलैटरल, ठीक है। अगर बैंकिंग में बात की जाए, इस तरह से वर्ड्स यूज करे जाए तो वर्ड है कोलैटरल। तो कोलैटरल मीन्स होता है सिक्योरिटी। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कोलैटरल क्या होता है। तो जब भी बैंक आपको लोन देती है तो साथ में आपसे कोलैटरल मांगती है, सिक्योरिटी मांगती है। अगर वो 4 लाख रुपए आप ले रहे हो तो किस बेस पे ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस गए और मिल गए आपको पैसे तो और आप बाद में प्रॉमिस कर देते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप वापस कर दोगे, पर बैंक कैसे विश्वास करेगी। तो उसके लिए आपको एक कुछ कोलेट्रल, आपके पास पैसा तो नहीं है बट आप कुछ और चीज़ रख सकते हो वहाँ पे। तो कोलेट्रल एक सिक्योरिटी होती है, जिसे यहाँ पे लिखा है कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। जो बोरोवर के पास होती है, बोरोवर के पास जो भी चीज़ें होती है वो एज ए सिक्योरिटी रख देता है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, लाइव स्टॉक हो, यानी जानवर जो भी हैं, पशु धन आपके पास है, डिपॉजिट्स विद बैंक। तो वो वहाँ पे उनके पेपर्स या कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर बैंक जो होती है उस गारंटी, उस सिक्योरिटी के आधार पे जो लैंड जो गया है बोरोवर, उसको वो पैसा दे देती है। और साथ ही ये भी कि जब तक वो लोन नहीं रिपे करते तब तक ये जो प्रॉपर्टी है वो बैंक की प्रॉपर्टी हो जाती है, ना कि उस पर्सन की, बोरोवर की प्रॉपर्टी होती है। अगर जो बोरोवर है वो फेल हो जाता है अपना लोन को रिपे करने में, तब जो लैंडर होते हैं जैसे कि बैंक होती है, वो उसको पूरा अधिकार है कि वो उस एसेट या उस कोलेट्रल को, जो भी सिक्योरिटी में रखा गया है, जो भी व्हीकल, बिल्डिंग है, उसको वो सेल कर सकता है अपना अमाउंट प्राप्त करने के लिए। तो प्रॉपर्टी जैसे कि जो भी लैंड टाइटल्स होते हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोविंग। तो काफ़ी लोग अपने कोलेट्रल में ये सारी चीज़ों को रखते हैं जब वो लोन लेने जाते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है हाउस लोन। तो यहाँ पे मेघा, जिसने हाउस लोन चाहिए था उसको, और उसने 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये लोन लिया है, और उसको रिपे करना है 10 साल में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो जब इसने ये लोन लिया तो उसको कोलेट्रल वगैरह को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ी। तो उसने अपने घर का जो पेपर थे, जो ज़मीन का पेपर है कि ये जायदाद उसकी है, ये प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है, वो पेपर जो है वो बैंक में रखे, ठीक है। तो उसी से हिसाब से यहाँ पे बताया कि कितना लोन अमाउंट लिया, ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं सबको मिल जाते हैं लोन, उसके लिए भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विटनेस मांगे जाते हैं आपसे, इंटरेस्ट रेट होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट होता है, कोलेट्रल होता है, ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है। तो वास्तव में देखिए इंटरेस्ट रेट हुआ आपका, जो नेक्स्ट पैरा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, यही आपका आंसर है। इंटरेस्ट रेट हुआ, कोलेट्रल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होता है, एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट, ठीक है। टुगेदर कॉम्प्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये सब आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं कि किस तरह से आप अपना रिपेमेंट भी करोगे, आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करोगे, किस तरह से करोगे। तो ये सब मार्क कर लीजिए, यही है आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और इनको ही जब आप पूरा कर देते हो तब आपको वो लोन दे देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। तो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। अब ये याद भी रखना कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो किस तरह का आप क्रेडिट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, किस तरह का लोन ले रहे हो, उससे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे आप ले रहे हो। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर। तो वही बोल दिया कि लैंडर और बोरोवर की पे ये डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में काफ़ी और कुछ जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब जो नेक्स्ट आ रहा है तो उसमें वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स दिखाया गया है कि किस तरह से जो लोग हैं अपनी जो भी क्रेडिट वो लेते हैं वो किस तरह से अरेंज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको बताया। तो आई थिंक आप रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी स्टोरी। उसके बाद देखिए लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ऐसा भी कई बार केस हुआ है कि लोग जो है बैंक से नहीं लोन लेते, मनी लेंडर्स से लोन नहीं लेते, बट वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे और समझेंगे इनको, क्योंकि यहाँ से भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ ही देखिए आपका आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। क्या होता है इन इंडिया? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो होते हैं वो आपके होते हैं बैंक्स। और यहाँ पे दो तरह से आप सोचो जो लोग क्रेडिट लेने जाते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल सेक्टर और एक होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर इट मीन्स आप बैंक से लोन ले रहे हो, और इनफॉर्मल सेक्टर बैंक से ना लेके आप जब कभी किसी और से लोन ले रहे हो तो वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो मैं आपको ग्राफ की हेल्प से बहुत ईजिली आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे देखा जाए तो अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं 2%, जहाँ से लोग लोन लेते हैं। गवर्नमेंट जो है वहाँ से 1% लोग लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से 25% लेते हैं। कमर्शियल बैंक देखें तो यहाँ पे 25% है। उसके बाद देखिए अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं 5%, फिर है लैंडलॉर्ड से 1% लेते हैं, और मनी लैंडर
33% और रिलेटिव एंड फ्रेंड से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं लोन लेना पसंद करते हैं, तो वो 8% है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कुछ फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं और कुछ इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर जहाँ बैंक हो, जहाँ गवर्नमेंट का कोई रूल हो, और तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ से आप कोऑपरेटिव से भी लोन ले रहे हो, तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये आपके आ रहे हैं फॉर्मल में। और इसके अलावा जितने आ रहे हैं जैसे कि आपके मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर से आप ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, तो ये आपके इनफॉर्मल लैंडर्स कहलाते हैं, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से आप इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन करके भी बनता है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट पैरा में आपको दिए इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए आरबीआई जो इंडिया होता है वो सुपरवाइज करता है सारी के सारी फंक्शनिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स की, यानी कि जो बैंक से आप ले रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जहाँ आप लोन ले रहे हो, तो वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग जितनी भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स की है। फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे कि बैंक्स जो हैं मेंटेन करती हैं पूरा मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, कि कितना उनको रोज वो डिपॉजिट करते हैं उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड वो रखते हैं। आरबीआई मॉनिटर करती है, बैंक पे पूरी नज़र रखती है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कैश बैलेंस की नहीं। इवन आरबीआई ये भी देखती है कि जो लोन है वो सिर्फ बिजनेसमैन को या अपने रिश्तेदारों को तो नहीं दे रहे, वो गरीब लोगों को, नीडी वंस को भी लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, कल्टिवेटर्स को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इस सब चीज़ों पे भी आरबीआई नज़र रखती है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि कभी-कभी पूछा जाता है कि आरबीआई का क्या काम होता है, किस तरह का रोल प्ले करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर यही सारे पॉइंट्स आपके होंगे, तो 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा आप। इसके साथ ही देखिए पीरियडिकली क्या होता है, ये जो बैंक्स होते हैं अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है सारी वो भी आरबीआई को बताती है कि उन्होंने किस-किस को लोन दिया, कहाँ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, उनको फ़ायदा भी दिखाती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है और आरबीआई सुपरवाइज़ करती है, तो काफ़ी गारंटी भी लोगों को मिलती है कि बैंक वो जो है वो चीट नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, जैसे कि हम मनी लैंडर्स या और किसी के केस में देखते हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजिंग द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई पूरा ये चेक करती है, नजर रखती है। बट अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूँ तो इनफॉर्मल सेक्टर में जब आप लोन लेने जाते हो मनी लैंडर्स से, है ना, लैंडलॉर्ड से आपने लिया या फिर रिश्तेदारों से लिया, फ्रेंड से लिया, तो वहाँ पे आरबीआई का कोई रोल नहीं होता, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो वहाँ पे चेक करती है। वो आप अपने विश्वास के उस पे लेना है तो लीजिए, और जिनको देना है तो वो दीजिए। तो आप किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो वो यहाँ पे चेक करे, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो चाहे वो दे सकते हैं। बैंक में तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो सभी को देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। बट बाकी अगर इनफॉर्मल देखें तो अपने डियर नियर के तरह वो ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, उसी हिसाब से वो लोन भी देते हैं लोगों को। इसके साथ ही देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि वो वहाँ पे काफ़ी, तो देखिए यही मैं आपको बताई थी, जैसे कि आप देखो कि इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे आरबीआई जैसी कोई बैंक नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जो चेक कर सके कि किस तरह की प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो रही हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में जब लोन दिया जाता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनफेयर मीन्स भी होते हैं, और वो गलत तरीके से किसी भी तरीके से अपना पैसा जो है वापस ले सकते हैं, तो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उन सब चीज़ों को चेक नहीं करता है। तो इसलिए कई मायनों में देखा जाए तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट ज़्यादा बेटर होता है जब आप लोन लेने जाओ इन कंपैरिजन ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो देखिए यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हमें पता चला। जब आपका डिफरेंस पूछा जाएगा, बेसिकली हम डिफरेंस ही पता कर रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो होता है उसमें हमने देखा कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया जाता है। इनफॉर्मल में फ्रेंड से, मनी लेंडर से, रिलेटिव से लोन लिया जाता है। इसके साथ ही देखिए फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो चेक करते हैं, और अगर इनफॉर्मल सेक्टर देखें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का नहीं होता जो आपको चेक कर सके। इसी के साथ देखिए थर्ड पैरा में आपको नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा कि देखिए कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। तो इसी के साथ देखिए जो फॉर्मल लैंड सेक्टर से ऑफ क्रेडिट से अगर आप लोन लेते हो तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कुछ मतलब ठीक ही होता है, नॉर्मल होता है, एवरेज होता है। अगर आप कंपेयर करो इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट से, तो जब आप इनफॉर्मल लैंडर से वहाँ पे लोगे लोन तो आपको काफ़ी हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा लोन। तो इसलिए, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बोरोवर जो भी कॉस्ट ले रहा है, लोन ले रहा है उससे ज़्यादा, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना है कि फॉर्मल सेक्टर कई मायने में अच्छा होता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के लोन से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका आगे का जो कंटेंट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। So thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.